बच्चों, हमने पार्ट 10 हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में और उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन की जानकारी भी हमने जो प्रारंभिक जानकारी थी वो हमने पाठ के शुरू में ले ली थी। फिर भी हम एक बार अपवर्तन की परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन जो होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित यानी हिल जाती है, तो इस गुण को हम कहते हैं अपवर्तन। अब ऐसा क्यों होता है कि विचलन क्यों आता है? विचलन इसलिए आता है माध्यम की सघनता के कारण उसकी जो चाल होती है उस चाल में परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण? सघनता के कारण। जैसे कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं कि सिक्के का पानी में ऊपर दिखना, पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखना, तारे टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त आदि इसके उदाहरण हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं चित्र के माध्यम से कि जैसे ये एक प्रकाश की किरण है और यहाँ पर रखी हुई है एक कांच की स्लैब। ये कांच है कहने का मतलब। अब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण जो है वो इस कांच में प्रवेश कर रही है, तो एक माध्यम तो क्या हुआ? ये वाला माध्यम कौन सा है? कांच में जब वायु प्रवेश करेगी, प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करेगी तो पहले प्रकाश की किरण किस में थी? वायु में। यानी एक माध्यम तो क्या हुआ? वायु हुआ। और वायु से वो किस में प्रवेश कर रही है? कांच में। तो दूसरा माध्यम क्या हुआ? कांच हुआ। एक माध्यम वायु और वायु से वो कांच में जाती है। ये किरण है जो कि अंदर जा रही है। तो जो किरण अंदर जाती है, मतलब जो किरण आती है, गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। यह हम परावर्तन में भी पढ़ चुके हैं। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि इसको सीधा आने की बजाय ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ती है, इस मुड़ने के बाद ये जब दोबारा से बाहर निकलती है इस कांच से तो एक बार फिर से मुड़ जाती है। पहले ये मुड़ी अभिलंब की ओर। ये जो हमने सीधी लाइन खींची है ये अभिलंब है। इस अभिलंब की ओर मुड़ती है प्रवेश करते समय। जब ये निकलती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। इस प्रकार ये जो विचलन है, इस गुण को हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में ये जो किरण है जो अंदर प्रवेश करती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो बाहर जाती है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो अपवर्तन का ये नियम है कि आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है। ये देखिए, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण अभिलंब से इधर भी बनेगा। यानी कि ये एक तल में होंगे, अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु। तो ये जो किरण है ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। अब हम इसमें ये पढ़ चुके हैं आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है और निर्गत किरण क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विचलन। एक बार तो अभिलंब की ओर होता है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरी बार अभिलंब से दूर होता है। आपतित किरण, आपतित और निर्गत किरण हमेशा कैसी होती है? समानांतर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये भी हमने देख लिया है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। इस नियम को कहते हैं हम स्नेल का नियम। किसका अनुपात? आपतन कोण का अनुपात यानी कि I और अपवर्तन कोण का अनुपात यानी कि R। इन दोनों की जो जा होती है इसका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे हम इस तरह से शो करते हैं, साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक। ये जो स्थिरांक है ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में डिटेल में। अपवर्तनांक क्या चीज़ है? अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में चाल है। अगर मैं सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की चाल है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में। यानी कि दो माध्यमों में हम तुलना कर रहे हैं कि इसकी बजाय इसकी चाल ज़्यादा है या कम है, तो इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। अब हम अपवर्तनांक सीधा सीधा मतलब निकाल लो, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
इसके अलावा निर्वात में तो क्योंकि है नहीं हमारे यहाँ, तो क्या है, वायु है, तो वायु में जो इसकी चाल है वो निर्वात से कुछ ही कम है, यानी कि लगभग जो निर्वात में है वही इसकी चाल वायु में है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रकाश वायु से ही अन्य माध्यम में प्रवेश करता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका पहला माध्यम हमेशा क्या होगा, वायु ही होगा, क्योंकि अगर पानी में प्रवेश करेगी तो वायु से ही करेगी, तेल में प्रवेश करेगी तो भी वायु से करेगी, कांच में प्रवेश करेगी तो भी वायु से करेगी। कहने का मतलब है कि पहला माध्यम हमेशा क्या रहा, पानी रहा। तो इसलिए अब और करती किस में है, हमेशा अपवर्तन किस में होता है, पारदर्शी वस्तु में ही होता है। इसलिए पारदर्शी वस्तुओं का ही हम ये ज्ञात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अन्य माध्यम की चालें जब हम ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं कि इसमें ये जो 2 1 लिखा है N2 1, इसका मतलब है कि माध्यम दो का जो एक के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे N2 1, माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष, एक तो हमें पता है और दूसरे माध्यम का हम इसके सापेक्ष निकालते हैं अपवर्तनांक, तो इसको लिखते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V1/V2। अब माध्यम 1 हमेशा मैंने बताया कि क्या है, वायु से ही सब चीज़ों में प्रवेश करती है, तो इसलिए हम ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, C। और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे कि माध्यम 1 की चाल 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक C/V। इस अपवर्तनांक को ही हम प्रकाशिक घनत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा घनत्व होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। जिस भी माध्यम में वो प्रवेश कर रही है अगर उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो उसकी चाल कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है हमारा लेंस का अपवर्तन। लेंस का अपवर्तन, तो सबसे पहले लेंस किसे कहते हैं, 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी होगा, मैंने बताया अपवर्तन हमेशा किस में होता है, पारदर्शी में। और पृष्ठ कितनी है, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ पर गोल हो तो वो क्या कहलाता है, लेंस। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेंस भी दर्पण के समान कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इसमें भी वही सारी चीज़ें होती है, द्वारा, केंद्र, मुख्य अक्ष, सब कुछ दर्पण की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का अंतर है। एक तो वक्रता केंद्र इसमें 2 होते हैं और एक इसमें फोकस बिंदु 2 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ये उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस में ये जो केंद्र है जिसको हम क्या बोलते थे, उसमें परावर्तन में P बोलते थे, इसमें हम इसको बोलते हैं O। और यहाँ पर ये फोकस दूरी जो है वो F1 और F2 है और जो केंद्र है वो भी 2 है। क्यों है 2, क्योंकि एक गोला तो हम मान रहे हैं ये और एक गोला मान रहे हैं हम ये, इसलिए 2 वक्रता केंद्र हो गए और 2 F2 हो गए। अगर किरण यहाँ से गिरती है तो फोकस ये, और अगर यहाँ से गिरती है तो ये। अब उत्तल लेंस में भी इसी तरह से है कि यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र हैं और 2 फोकस बिंदु हैं। ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष में 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस बिंदु। इसे हम F1 2F1 और F2 2F2 से शो करते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C1 C2। 2 केंद्र हैं इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं C1 और C2 वक्रता केंद्र को। ये 2F1 और 2F2 है। तो ये हो गया हमारा संरचना। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके किरण आरेख कैसे बनेंगे। किरण आरेख बनाने के लिए हमने पहले भी, हमें पता है परावर्तन में भी हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब, किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए किरणों का कटना आवश्यक है और कम से कम 2 किरण आवश्यक है। तो अवतल और उत्तल लेंस में भी किरणें समानांतर पड़ने पर F1 पर काटती है। तो जैसे हमने पढ़ा था परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई किरण समानांतर पड़ेगी तो वो हमेशा F1 बिंदु पर काटेगी। कि मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस पर कोई प्रतिबिंब रखा हुआ है और इससे समानांतर किरणें इस पर आती है तो वो किस पर काटेगी,
ये मान लीजिए एफ है, F1 और ये है C1। तो ये किरण किस पे काटेगी? इस पे काटेगी। जितनी भी समानांतर किरणें होंगी वो किस पर काटेंगी? इस पर। तो दो किरणों में से एक किरण हमको क्या लेनी है? समानांतर। ये हमेशा ही हमको एक किरण F1 पर काटनी है जब हम किरण आरेख बनाएंगे। इसके बाद दूसरी किरण जो है, अगर F से गुजर रही है तो वो हमेशा कैसे निकलेगी? समानांतर निकलेगी। ये नियम भी हमने अपवर्तन में पढ़ा था। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर कि उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में यदि कोई किरण समानांतर आती है तो वो F बिंदु पर काटेगी, और अगर अवतल है तो यहाँ पर इधर से अवतल पड़ेगी और ये F बिंदु पर इस तरह से काटती हुई प्रतीत होगी। ये इधर आएगी और इधर प्रतीत होगी काटती हुई। अब हम इधर प्रतीत होगी F1 बिंदु पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई किरण, ये तो हमने बता दिया समानांतर लौटती है, ये हमने पढ़ लिया। अगर कोई केंद्र से निकलती है तो वो विचलन उसी पथ पर लौट जाती है। कि मान लीजिए कोई किरण इसके केंद्र से गुजरती है, यानी कि यहाँ आती है, तो ये वापस किस पे लौट जाएगी? इस पे ही आएगी और इसी पे वापस लौट जाती है। तो ये दो किरणों से ही हमें ज़्यादातर किरण आरेख बनाने हैं, एक तो F बिंदु वाला और एक P O बिंदु केंद्र मान लीजिए। तो जब हम उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये दो चीज़ें हमारे सबसे ज़्यादा काम आएंगी। अब हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आरेख कैसे बनाएंगे। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आरेख बनाने के लिए यहाँ पर भी 6 पॉइंट हमको याद करने हैं कि बिंब की जो स्थितियाँ हैं वो कुल कितनी हैं? 6 हैं। पहली स्थिति कौन सी है? अनंत। दूसरी स्थिति है 2F1। तीसरी स्थिति है F1। और इनके बीच में भी एक एक स्थितियां हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहली स्थिति अनंत, दूसरी 2F से परे, इसको हम बोलेंगे 2F से परे, फिर 2F, फिर F1 और 2F1 के बीच में, फिर F1 पर, और फिर O और F1 के बीच में। यानी कि एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। यानी कि ये 6 स्थितियां बिंब की है जहां हम बिंब रखकर किरण आरेख बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि किरण आरेख बनाने के लिए किरणें कटती है। तो जब हमें उत्तल दर्पण से बनाना है तो हमें एक किरण तो उजाड़नी है समानांतर, जो कि हमेशा कहाँ काटेगी? F1 बिंदु पर काटेगी। और एक हमें बनानी है केंद्र से गुजरने वाली, जो कि इसी पथ पर वापस लौट जाती है। दो किरणों को काट कर हम उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से किरण आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहली स्थिति पर विचार करते हैं कि मान लीजिए बिंब की स्थिति सबसे पहली क्या होगी? बिंब की स्थिति हमेशा पहली होती है अनंत पर। हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर 6 बिंदु होते हैं, 6 स्थितियाँ होती है। तो सबसे पहली स्थिति कौन सी होती है? अनंत। जब अनंत से अनंत पर कोई बिंब रखा जाता है अनंत स्थिति पर, तो हमेशा एक किरण किससे निकलेगी? समानांतर जाएगी, और समानांतर जाने के बाद वो किस पर काटेगी? F बिंदु पर काटते हुए निकल जाएगी। तो एक किरण तो ये हो गई, और दूसरी किरण भी समानांतर जाएगी जो भी F बिंदु पर। और ऐसी कितनी ही किरणें हो सकती है समानांतर जो कि F बिंदु से होकर गुजरेंगी। तो F बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस पर बनेगा? F बिंदु पर बनेगा। इस पर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? बिंदु के समान बनेगा। तो एक तो F2 पर बना, बिंदु के समान बना, और कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि अब हमने अनंत पर रखने के बाद हम अब किस पर रखेंगे? अनंत के बाद स्थिति आती है 2F1 से परे, यानी कि यहाँ 2F1 से परे रखेंगे। तो ये हमारा बिंब है। इस बिंब से एक रेखा तो जाएगी समानांतर, जो कि किससे गुजरती है? F से, और एक रेखा जाएगी केंद्र से। सभी किरण आरेख में आपको ऐसा ही करना है, एक रेखा समानांतर और एक रेखा केंद्र से। ये दोनों कहाँ मिलती है? ये दोनों मिलती है 2F2 पर, F2 और 2F2 के बीच में। अब आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, और इसकी आकृति कैसी है? लगभग समान।
ये एक सा दिख रहा है समान, इसलिए आकार इसका समान है। और ये यहाँ पर कट रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको लिखना है कि बिंब की स्थिति यदि 2f1 पर है, यानी कि यहाँ पर 2f1 से परे है, तो प्रतिबिंब किस में बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में। साइज़ कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि बिंब रखा जाए 2f1 पर, यानी कि यहाँ पर बिंब रखा जाए तो क्या होगा? तो भी एक रेखा समानांतर जाएगी और f2 पर काटेगी। तो इसका चित्र देख लेते हैं। यदि हमने बिंब रखा 2f1 पर, तो एक रेखा जो समानांतर जाएगी वो किस पर काटती है? हमेशा f2 पर काटती है। और दूसरी रेखा कहाँ जाएगी? इस केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये इस बिंब से इस केंद्र से होकर गुजरते हुए 2f2 पर काटती है। 2f1 से जा रही है, 2f1 पर बिंब रखा है और 2f2 पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? 2f2 पर। और कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। ये उल्टा तो दिख ही रहा है आपको, वास्तविक और उल्टा, और लगभग समान साइज़ का बनता है। चौथी स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि बिंब f1 और 2f1 के बीच रखा हो, f1 यानी कि ये और 2f1 ये और ये इसके बीच में रखा है यदि प्रतिबिंब, तो एक रेखा कैसी जा रही है? समानांतर, जो कि किससे गुजरेगी? f2 से गुजरेगी। दूसरी रेखा फिर बिंदु केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये दोनों कहाँ काटेगी? 2f2 के आगे काटेगी। 2f2 से परे बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? बड़ा। और कैसा बन रहा है? उल्टा। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ काटेगी, तो 2f2 से परे प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब 2f1 और f1 के बीच में बिंब रखा जाता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। ये बड़ा दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्थिति हो कि बिंब रखा हो f1 पर, तो क्या होगा? ये f1 स्थिति है, यहाँ पर बिंब रखा हुआ है। अगर बिंब यहाँ रखा है तो अब की बार जो समानांतर रेखा है वो f2 से गुजरते हुए निकल रही है, और एक प्रकाशिक किरण जो केंद्र से निकल रही है वो भी सीधी निकल रही है। तो हम देखेंगे कि कहीं भी रेखाएं नहीं कट रही है। इसका मतलब जो क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत दूर बन रहा है, अनंत से, इसलिए, और आभासी और सीधा बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्थिति पर विचार करते हैं। बिंब यदि रखा हो f1 और केंद्र के बीच में, इस तरह से f1 और केंद्र के बीच में रखा है, तो अब की बार ये जो रेखा समानांतर जा रही है ये f2 पर काटती है, लेकिन ये f2 से निकल जाती है काटते हुए, और जो सीधी रेखा है केंद्र से गुजरने वाली वो भी निकल जाती है। तो ये दोनों इधर नहीं मिलेंगी, बल्कि हम इनको क्या करेंगे कि पीछे की साइड हल्का हल्का बढ़ाकर पीछे मिलाएंगे। यानी कि रेखाएं वास्तविक रूप से ना कट के कैसी कट रही हैं? आभासी रूप से हम इनको कटा रहे हैं, दोनों पीछे बढ़ा के। तो जब हम ऐसा करते हैं कि पीछे की साइड, क्योंकि रेखाएं तो इस तरफ जा रही है, लेकिन हम इन दोनों को यहाँ पर मिला रहे हैं, तो जहाँ ये मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन रहा है। आप देखिए कि यहाँ ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। आभासी है क्योंकि वास्तविक रेखाएं नहीं कट रही है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा किरण आरेख जो है उत्तल लेंस द्वारा पूरा हो गया। अब अवतल लेंस द्वारा देखते हैं। अवतल दर्पण में दो ही स्थितियाँ होती है। एक तो यदि बिंब अनंत पर हो तो क्या होगा? अगर बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो वही किरणें समानांतर आएंगी और इधर से लौट जाएंगी। जब ये लौटेंगी तो हम पीछे से जब इसको मिलाएंगे, किस बिंदु पर? f1 पर मिलाएंगे, क्योंकि कोई भी समानांतर रेखा आती है तो वो हमेशा किस पर जाती है? f पर जाती है। इसलिए ये यूँ लौटेगी तो बहुत सारी समांतर रेखाएं जो है वो यहाँ इस बिंदु पर काटेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बिंदु के समान। मैंने कहा था कि मुख्य अक्ष पर यदि कोई रेखा काटती है तो वो बिंदु के समान प्रतिबिंब बनाती है। दूसरी स्थिति है अनंत और O के बीच में, यानी केंद्र के बीच में, यानी कि यहाँ पर। अगर यहाँ पर
यहाँ से और यहाँ के बीच में कहीं भी अगर कोई बिंब रखा हुआ है, मान लो यहाँ रखा हुआ है, तो कोई समानांतर रेखा जो आएगी, जो यूँ लौटेगी, उसके पीछे हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। तो ये जो समानांतर है वो किस पर मिलेगी? F1 पर मिलेगी। और जो केंद्र से गुजरने वाली रेखा है वो यहाँ से आके इस तरफ जाएगी, तो ये वापस अपने पथ पर लौटेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि ये गुजरने वाली वापस इसी पे लौटेगी और ये पीछे से हम मिलाएंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना? एक तो छोटा बना, सीधा बना और आभासी बना। इस प्रकार ये हमारा पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी वैसी ही है जैसी हमारी परावर्तन में थी। इसमें भी लेंस सूत्र यही होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यदि हमें आवर्धन याद करना है तो h1/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं इन चारों में संबंध h1/h बराबर v/u। इसके अलावा लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता कि जितना वो प्रकाश किरण को या तो फैलाती है या केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, अपसरित या अभिसरण करने की जो मात्रा होती है, उसकी क्षमता कहलाती है, जिसको हम किससे शो करते हैं? P से शो करते हैं। तो P बराबर 1/f होता है, जिसमें लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। 1 मीटर की फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। तो इस प्रकार आज हमारा ये पाठ पूरा होता है। इसके बाद हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में।